कुरुक्षेत्र देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्राची पारस्कर और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मुंबई से आ रही है, जहां एक्टिविस्ट तीस्ता सितलवाड़ को एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है और मुंबई से अहमदाबाद लेकर जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस तरीके से क्लीन चिट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई और उन तमाम नामों का जिक्र किया गया जिनका इस पूरे मामले में जो भूमिका थी वो नेगेटिव साबित हुई, जिन पर आरोप लगे कि उन्होंने जानबूझकर इस केस को बरगलाने की कोशिश की है, कोर्ट को बरगलाने की कोशिश की है और माहौल सिर्फ नेगेटिव बनाने की कोशिश की है। उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब तीस्ता सितलवाड़ को गिरफ्तार किया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं, मुंबई से गिरफ्तार किया गया है और अब गुजरात लेकर जाया जा रहा है, मुंबई से अहमदाबाद लेकर जाया जा रहा है तीस्ता सितलवाड़ को। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद अब एक्टिव हो गए हैं सुरक्षा बल और उन तमाम लोगों पर अब शिकंजा कसा जाएगा जिन्होंने इस केस में गुमराह करने की कोशिश की, जिनके इशारों पर झूठी गवाही पेश की गई। अब उन सब पर शिकंजा कसा जाएगा और तीस्ता सितलवाड़ जिनकी भूमिका संदिग्ध रही, जिनकी भूमिका पर टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है, उन्हें अब गिरफ्तार कर लिया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, उस वक्त की तस्वीरें जब एटीएस ने मुंबई से तीस्ता सितलवाड़ को गिरफ्तार किया है और फिर अब उन्हें मुंबई से गुजरात लेकर जाया जा रहा है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता की याचिका को खारिज करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2002 में गुजरात में हुए दंगों में पूरी तरीके से क्लीन चिट दे दी है। जो एसआईटी ने क्लीन चिट दी थी उसे ही बरकरार रखा है, एसआईटी के काम की सराहना की है और यह कहा है कि जो कुछ नाम जिनकी तरफ से झूठी गवाही दी गई, जिसकी तरफ से इस केस को एक अलग एक नया रंग देने की कोशिश की गई, उन पर जो है अब शिकंजा कसने की तैयारी शुरू हो गई है और तीस्ता सितलवाड़ को अब गिरफ्तार कर लिया गया है और मुंबई से गिरफ्तार किया गया है, अब अहमदाबाद ले जाया जा रहा है। और देखिए हमारे साथ हमारे सहयोगी निर्णय कपूर इस वक्त जुड़े हुए हैं जिनके पास एफआईआर की पूरी कॉपी है। निर्णय, डिटेल बताइए दर्शकों को कि आखिर क्या इस एफआईआर में है और किस तरीके से अब ये डेवलपिंग जो खबर है इसे देखा जाए। जी बिल्कुल प्राची, ये करीब 10 पन्नों की एफआईआर है जो क्राइम ब्रांच द्वारा, अहमदाबाद क्राइम ब्रांच द्वारा आज ही लॉन्च की गई है। मैं आपको बता दूं, कल जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था, एसआईटी के जिस ऑर्डर को चैलेंज किया था ज़ाकिया जाफरी, जो मरहूम एहसान जाफरी की विधवा हैं उन्होंने, और उसके बाद जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में करीब 5 साल इस पर कार्रवाई चली और उसके बाद जो जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का और उसमें जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जो ऑब्जर्वेशंस थे उसके बेसिस पर ये एफआईआर जो है करीब 10 पन्नों की एफआईआर है, ये लॉन्च की गई है। आज अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के जो पुलिस इंस्पेक्टर हैं एसटी पोली, उनके द्वारा ये एफआईआर लॉन्च की गई है सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए। इनफैक्ट ये एफआईआर जो है, मैं आपको बता दूं, सिर्फ तीस्ता सितलवाड़ के खिलाफ लॉन्च नहीं की गई है। तीस्ता सितलवाड़, आरबी श्री कुमार जो कि गुजरात पुलिस के पूर्व डीजीपी हैं, उनका भी नाम इसमें एक्यूज के तौर पर ऐड किया गया है और साथ ही संजीव भट्ट, बहुचर्चित पुलिस अधिकारी थे गुजरात पुलिस के, जो लगातार तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी पर एलिगेशंस जो उन्होंने लगाए उसको लेकर के सुर्खियों में आए थे, आईजी थे गुजरात पुलिस में और उन्हें बाद में निलंबित भी कर दिया गया था। फिलहाल वो इस वक्त साबरमती जेल में बंद हैं, उन्हें भी इस एफआईआर में एक्यूज बनाया गया है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो एफआईआर है इसमें जो सेक्शंस इंट्रोड्यूस जो लगाए गए हैं वो है आईपीसी के सेक्शन 468, 471, 194, 211, 211, 218 एंड 120B। आईपीसी की 120B का मतलब ये है कि ये सारा कुछ जो है, ये तमाम जो साजिशें रची गई, तमाम जो डिस्ग्रेस पैदा करने के लिए जो पूरा ये एक जो साजिश के तहत ये पूरा अभियान चलाया गया इतने सालों तक, वो एक कॉन्स्पिरेसी के तहत हुआ है। इसीलिए ये 120B की कलम भी इसमें लगाई गई है और उसी के बाद तुरंत अहमदाबाद क्राइम ब्रांच जो है वो हरकत में आई है। आरबी श्री कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, उन्हें अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ऑलरेडी ले जाया गया है। संजीव भट्ट पहले से जेल में है और तीस्ता सितलवाड़ को अभी कुछ देर पहले ही मुंबई पुलिस जो है वो अहमदाबाद लेकर के निकली है। मैं आपको बता दूं कि जो एफआईआर है उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट द्वारा कल प्रोनाउंस किया गया और उसमें जो रिमार्क्स सुप्रीम कोर्ट के हैं उसको पहले मेंशन किया गया है
कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियरली कहा है कि जो एसआईटी में एप्लीकेशन की गई थी, एसआईटी की जो क्लीन चिट थी उसको चैलेंज करते हुए, वो 16 साल के उस अभियान का परिणाम ही है जिसमें लगातार कोशिश की गई गुजरात सरकार को बदनाम करने की, खास तौर पे तत्कालीन मुख्यमंत्री और अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करने के लिए, और उसी का संज्ञान लेते हुए ये जो एफआईआर है उसमें पहले ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो मेंशन किए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो डाले गए हैं, और उसके बाद फिर इसमें ये बताया गया है कि इस पूरे मैटर को अब उन ऑब्जर्वेशंस और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश है उसके आधार पे इस पूरे मैटर को दोबारा इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, और ये नए सिरे से पूरी एफआईआर लॉन्च की गई, जिसमें जो बेस है एफआईआर का वो मैं आपको बता देता हूं, जो नटशेल में यहाँ लिखा हुआ है वो है कि जिस तरह से मलाइन करने की पूरी जो ये साजिश रची गई है उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए एफआईआर फाइल की गई है। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके की टिप्पणी की, जो निर्देश दिए, अब उसी को आधार बनाकर उन तमाम लोगों पर शिकंजा निर्णय कसा जाएगा जिनकी भूमिका इसमें संदिग्ध पाई गई, जिन पर टिप्पणी भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जल्दी से तारुफ करा देते हैं। संबित पात्रा, प्रवक्ता बीजेपी, इसके साथ ही साथ उदय माहुरकर, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, ऑथर हैं, स्टोरियन हैं, और जिन्होंने जो 2002 में गुजरात दंगे हुए उन्हें बहुत करीब से देखा है, वो हमारे साथ हैं। इसके साथ ही साथ हमारे साथ कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम भी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आप सभी खास मेहमानों का। संबित पात्रा जी, मैं आपसे शुरुआत करूंगी। आज जिस तरीके से अब ये कार्रवाई हो रही है और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में टिप्पणी की, समझा जाए कि अब उन तमाम लोगों पर शिकंजा कसा जाएगा जिन्होंने एक साजिश रचने की कोशिश की, जिन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी करने की कोशिश की मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ। प्राची जी नमस्कार, आपके पैनलिस्ट और आपके व्यूअर्स को भी नमस्कार, और धन्यवाद आपने मुझे आज के डिबेट में बुलाया है। देखिए, मूल प्रश्न जो आपका है कि क्या इन सारे लोगों के ऊपर शिकंजा कसा जाएगा, मैं सरकार में नहीं हूँ। सरकार किस प्रकार से इन पूरे विषयों को डील करेगी ये सरकार ही आपको जवाब दे पाएगी। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने कल क्या कहा है और उसके आधार पर क्या होना चाहिए, अगर प्रथम दृष्टया देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के साथ में बैठा हूँ। 300 पन्नों से अधिक का ये ऑर्डर है। मैं 2-3 लाइन पढ़ देता हूँ, इससे काफ़ी क्लैरिटी आएगी। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व करके कहती है अपने जजमेंट में, द प्रोसीडिंग्स हैव बीन परस्यूड फॉर लास्ट 16 ईयर्स टू कीप द पॉट बॉइलिंग, ऑब्वियसली फॉर अल्टीरियर डिज़ाइन। तो सुप्रीम कोर्ट कहती है विगत 16 वर्षों में ये जो पूरा केस चला है इसके पीछे एक अल्टीरियर डिज़ाइन, अर्थात अगर हिंदी में इसको अनुवादित करेंगे तो कहीं ना कहीं एक षड्यंत्रकारी सोच इसके पीछे है, जिसने जानबूझ करके पॉट बॉइलिंग इस विषय को जागरूक रखा, इस विषय को जीवित रखा। आगे सुप्रीम कोर्ट कहती है ऑल दोज इन्वॉल्व्ड इन सच अब्यूज ऑफ प्रोसेस नीड टू बी इन द डॉक and proceeded with in accordance with law। जो लोग इस षड्यंत्रकारी सोच के पीछे थे और जिन लोगों ने लगभग 16 वर्षों तक इस प्रकार के फर्जीवाड़े के साथ इस केस को जीवित रखने की कोशिश की एसआईटी रिपोर्ट के बावजूद, जो कि सच्चा था, उन लोगों को भी हमें चिन्हित करना होगा और देश के कानून के मुताबिक उनको भी डॉक में, अर्थात उनको भी ट्रायल फेस करना पड़ेगा, उनके खिलाफ भी केस दर्ज होना चाहिए। खास करके तीस्ता सितलवाड़ के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कल अपने जजमेंट में एक पैराग्राफ कहा है, पूरा मैं पढ़ देता हूं। Antecedents of Teesta Sitalwad need to be reckoned with, and also because she has been vindictively persecuting this dispute for her ulterior design by exploiting the emotions and sentiments of Jakia Jafri, the real victim of the circumstance। तो तीस्ता सितलवाड का एक अल्टीरियर डिजाइन था, वो षड्यंत्र में शामिल थी और कहीं ना कहीं दूसरों के इमोशंस के साथ खिलवाड़ करके वो अपने साधन को साध रही थी, अपना उल्लू सीधा कर रही थी। ये कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसकी भी जांच होनी चाहिए। तो मुझे लगता है जो भी हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार हो रहा है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं और उसके बाद ये एक्शन देखने को भी मिल रहा है। मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं, प्रमोद कृष्णम जी आपके पास आऊं, उससे पहले मेरे सहयोगी निर्णय कपूर हमारे साथ हैं, उनके पास एफआईआर की कॉपी है। मैं चाहूंगी निर्णय, एक बार आप वो एफआईआर की कॉपी हमारे दर्शकों को दिखा दें कि उसमें क्या आधार बनाया गया है और सबसे बड़ी बात आप क्या देख रहे हैं इस एफआईआर कॉपी की। देखिए, जो ये एफआईआर कॉपी है, ये हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि
ये करीब 10 पन्नों की एफआईआर जो है ये फाइल की गई है और इसमें जो मुख्य आरोपी हैं, ये 3 आरोपी हैं मुख्य, संजीव भट्ट, आरबी श्री कुमार और तीस्ता सेतरवार। और मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट का जो रूलिंग आया है कल, उसको आधार बनाया गया इस एफआईआर का, और इसमें बकायदा उन पॉइंट्स को मेंशन किया गया है जो इन तीनों एक्यूज के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जो सेपरेट ऑब्जर्वेशंस किए हैं उसको बकायदा मेंशन किया गया है। जैसे संजीव भट्ट के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में ऑब्जर्वेशंस हैं कि उन्होंने सामने से चल कर के तत्कालीन जो नानावटी आयोग था जो इन दंगों की जांच कर रहा था, उसके सामने वो चल कर के गए और उन्होंने वहां पे झूठे बयान दिए। बकायदा उन्होंने वहां पे ये बताया कि वो उस मीटिंग में मौजूद थे जो गोधरा ट्रेन कार्नेज के टाइम पे 27 फरवरी को जो मीटिंग मुख्यमंत्री के आवास पर बुलाई गई थी, उस मीटिंग में वो मौजूद थे, जबकि तमाम ऐसे एविडेंसेस मिले थे जिसमें ये प्रूव हो चुका था कि वो उस मीटिंग में मौजूद नहीं थे। और उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाए थे वो सारे के सारे जो हैं वो गलत साबित हुए थे। ये बकायदा मेंशन किया गया है। उन्होंने किस तरह से प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, ये बताया गया। और बाकी जो रोल्स हैं, चाहे फिर वो आरबी श्री कुमार का हो या फिर तीसरा सेटलवाड़ का हो, सभी के रोल पर जो है अब सवाल खड़े हो रहे हैं। और जो झूठी गवाही दी गई थी, अब उनको लेकर भी जाहिर सी बात है कि अब इस पूरे मामले में जो कार्रवाई है उसका हमें दौर देखने को मिलेगा। मैं आपके पास उदय जी आना चाहूंगी, चूंकि आपने गुजरात दंगों को बहुत करीब से देखा है। अब जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, जो सुप्रीम कोर्ट ने अब निर्देश दिए हैं और जिस तरीके से कहा है कि जानबूझकर इस पूरे मुद्दे को जिंदा रखा गया, इस मुद्दे को पूरी तरीके से गरमाया गया, आपकी क्या फाइंडिंग्स हैं? आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या वो वक्त, क्या वो दौर रहा होगा जब झूठी गवाहियां दी गई, साजिश रची गई, बदनाम करने की कोशिश की गई? ऐसा है कि एक विडंबना ये है कि 16 साल के बाद ये पूरी बात समाज के सामने और देश के सामने आ रही है। 2010 में जब मैं इंडिया टुडे का इंचार्ज था गुजरात का, जब मैंने मार्च 2010 में एक स्टोरी की थी इन ह्यूमन राइट्स, इसके अंदर जो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो सभी चीजें थी। मुख्य तौर पे क्या क्या था मैं आपको बताता हूं। एक कहा जाता था कि करीबन ये 8 साल तक ये झूठ चला कि कौसर बानू नाम की एक मुसलमान महिला थी जिसका पेट चीर दिया गया तलवार के द्वारा, और उसका जो बच्चा था पेट के अंदर उसको तलवार के ऊपर उठा के उसको फेंक दिया गया। जब 2010 के अंदर जेएस कन्यूरे नाम के जो डॉक्टर थे जिन्होंने कौसर बानू का मार्च 2002 में पोस्टमार्टम किया था, उन्होंने मुझे कहा कि ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। मीडिया में मैंने उससे कहा कि आपने मीडिया को बताया क्यों नहीं? उन्होंने बोला कि मैं सरकारी मुलाजिम हूं, सरकारी डॉक्टर हूं, मैं क्यों मीडिया के पास जाऊं? मीडिया आता तो मैं बताता। उन्होंने कहा कि उनकी वो महिला की जो डेथ हुई थी वो जलने से हुई थी, कोई उनका रेप नहीं हुआ था, कोई उनका पेट चीरा नहीं गया था, ये पूरी बात मनगढ़ंत थी, ऐसा उन्होंने मुझे कहा। दूसरा, एक मदीना नाम की एक महिला थी, उस पर रेप हुआ है, ये बात भी खूब चली थी। ननू मियां मलिक नाम के एक विटनेस थे, ये नरोड़ा पाटिया का दोनों केस नरोड़ा पाटिया के हैं। ननू मलिक ने 2003 में कहा कि मदीना का रेप होते हुए मैंने देखा, और 2009 में जब एसआईटी ने उनका बयान लिया, उन्होंने कहा कि मेरे से ये काम तीस्ता सेटलवाड़ ने करवाया था, और मैं तीस्ता को बोल रहा था कि मेरा ये स्टेटमेंट आप एसआईटी में मत दीजिए, पुलिस को मत दीजिए, पर मेरे से उन्होंने जबरदस्ती लिखवाया स्टेटमेंट और पुलिस को दे दिया। फिर एक बात ये थी जो चली, कुछ विटनेसेस ने कही भी, कि जो एहसान जाफरी थे, जाकिया जाफरी के मरूम पति, जो इस राइट्स में जिनकी दुर्भाग्यपूर्ण रूप से मौत हुई थी, ये कहा गया था कि उन्होंने फोन किया श्री नरेंद्र मोदी को, श्री नरेंद्र मोदी ने उनको गाली दी। इम्तियाज पठान जो मेन विटनेस हैं, ये जो किस्सा जाफरी वाला, उन्होंने इस बात का उसमें कोई उल्लेख नहीं है। तो ऐसी कई चीजें मेरी स्टोरीज के अंदर हैं। तो मेरा प्रश्न यह है कि आज 16 साल के बाद ये देश के सामने ये बात आ रही है, ये 2010 के अंदर ही क्लियर हो गई थी। और दूसरा, आप राइट्स को देखिए, आप देखिए 1998 के अंदर
ये जो इंडिपेंडेंट टीवी चैनल्स का युग शुरू हुआ, उसके बाद में ये 59 हिंदुओं का इस तरीके से जला के मार देना, ये पहली कम्युनल घटना थी जो टीवी के द्वारा लोगों के सामने, देश के सामने बीम हुई। तो उससे जो एक जनसैलाब निकला हिंदुओं के संदर्भ में, और हिंदुओं ने एक तरीके से यह माना कि मुसलमानों का हमारे पे एक जबरदस्त प्रहार हुआ है, और वो रोड पे निकल पड़े। तो मेरी जो 2000 तुरंत राइट्स के बाद की जो स्टोरी है मेरी, उसे मैंने कहा है कि ये है मार्च की स्टोरी है, मार्च 18, 2002 की। उसे मैंने कहा है कि करीबन 30 लाख लोग हिंदू मुसलमान को टारगेट करते हुए उन 3 दिन, मार्च 1, 2 और 3, 30 लाख हिंदू रोड पे थे मुसलमानों को मारते हुए, टारगेट करते हुए। और पुलिस की जो संख्या थी गुजरात में उस टाइम पे, वो 65 से 70 हजार थी। तो पुलिस के लिए नामुमकिन था उनको कंट्रोल करना। दूसरा, मतलब कई ऐसे तथ्य हैं इसके अंदर जिसका रिपोर्टिंग उस टाइम पे भी हुआ है जी, लेकिन आज 16 साल के बाद ये आ रही है, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से बात देश के सामने आ रही है। तो ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के द्वारा। उसमें तीस्ता थी, उनका मुख्य रोल था। और जब मैंने तीस्ता को 2010 में जब पूरा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में, जब तीस्ता सेटलवाड़ को मैंने जब मैंने उनको पूछा, एक फंक्शन में थी वो, उस फंक्शन में जाकर पूछा, तो उन्होंने बहुत ही खराब तरीके से मुझे उन्होंने कहा कि अच्छा ये पूरा रिकॉर्डेड है टीवी के ऊपर, टीवी चैनल वाले पीछे खड़े थे। ठीक। उन्होंने कहा कि आपको कोई हक नहीं है, आपको मेरे से ये सब प्रश्न पूछें। तो वो इन सब चीजों का जवाब देने को भी वो तैयार नहीं थी 2010 में। इतने तथ्य पब्लिक में आने के बाद। बिल्कुल, आप जो तमाम एग्जांपल्स दे रहे हैं, तमाम जो चीजें बता रहे हैं, इस तरफ वाकई में इशारा कर रही है कि जो कॉन्स्पिरेसी हुई थी और उस कॉन्स्पिरेसी का खुलासा आज हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से टिप्पणी की उसके बाद हो गया है। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, अब देखिए आरोप ये लग रहे हैं कि जो भी कॉन्स्पिरेसी हुई वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड थी। विपक्ष ने भ्रम फैलाने की कोशिश की, ये साजिश थी गुजरात को और गुजरात की तत्कालीन सरकार को बदनाम करने की। देखिए प्राची जी, भारत एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र की जो व्यवस्थाएं हैं उनमें विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और चौथा स्तंभ मीडिया भी कहा जाता है, हम सबका सम्मान करते हैं। जहाँ तक सवाल है गुजरात के दंगों का और गोधरा कांड का, गोधरा कांड जिसमें हमारे बहुत संतों को निर्ममता से मारा गया, वो और गुजरात का जो कांड है जिसमें बहुत लोगों की जानें गईं, ये व्यवस्था के माथे पे एक बहुत बदनुमा दाग है, कलंक है, और इसका सभी को खेद होना चाहिए और हमको भी बहुत इसका अफसोस है और हमेशा रहेगा। अब सवाल उठता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो सकता है किसी को अच्छा लगे, हो सकता है किसी को बुरा लगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सभी का विश्वास है और सभी का यकीन है और सभी उस पर यकीन रखते हैं। अब तीसरा पॉइंट ये आता है कि जो आप कह रही हैं कि साहब ये बात उठ रही है या इल्ज़ाम लग रहा है, तो इल्ज़ाम तो लगते रहते हैं, इल्ज़ाम तो लगाते रहने, जो लगाते हैं लोग वो ये कब सोचते हैं कि इल्ज़ाम सही है गलत है। मैं किसी भी हिंसा का समर्थन नहीं करता, मैं किसी भी षड्यंत्र का समर्थन नहीं करता, लेकिन एक बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरह उस समय के मेंबर पार्लियामेंट एहसान जाफरी साहब की हत्या हुई और जो उनकी मिसेज तमाम तरह की हर जगह अदालतों में गईं, SIT का गठन हुआ और उसमें तमाम तरह की बातें आई। अभी मैं जो सुन रहा था आपके सब आदरणीय पैनलिस्ट को, जिन्होंने अपनी अपनी बातें अपने अपने अनुभव के आधार पे बताई, तो ये बात ठीक है कि बिल्कुल एक मोह आया और जब गोधरा कांड हुआ उसका एक रिएक्शन था, लेकिन मौतें तो हुई, हत्याएं तो हुई, कांड तो हुआ। और उस समय देश में सरकार माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी, बीजेपी की थी जिस समय ये कांड हुआ। तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा था कि भाई मुख्यमंत्री जी से वहाँ के शासन से कहा था कि भाई आप अपना राजधर्म का पालन करिएगा। तो इसमें कांग्रेस की क्या भूमिका है? मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस का इसमें कोई षड्यंत्र रहा होगा।
और जहाँ तक बात है कि अगर मान लो भारतीय जनता पार्टी ये बात कहती है कि इसमें कि कांग्रेस की कोई भूमिका है, तो जो एसआईटी का जो गठन हुआ है और एसआईटी की जो जांच अभी तक हुई है और एसआईटी की जांच अब आगे चलेगी, सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है उस पर एक नई जांच शुरू हो रही है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि जिस भी राज्य में घटना होती है, दुर्घटना होती है या दंगा होता है, वो किसी भी राज्य में हो सकता है, लेकिन उस राज्य की जो व्यवस्था है, अगर किसी भी पार्टी की सरकार है तो उनका नैतिक, संवैधानिक और व्यवस्था बिल्कुल देखिए के हिसाब प्रमोद कृष्ण जी, और यही कोर्ट ने कहा भी है कि राज्य प्रशासन के एक वर्ग के कुछ अधिकारी की निष्क्रियता या विफलता को ये नहीं कहा जा सकता कि राज्य सरकार की तरफ से सुनियोजित साजिश थी। ये सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट किया। रही बात कांग्रेस को प्रोजेक्ट करने की, तो जब आप ये बात कह रहे थे संबित पात्रा जी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। संबित पात्रा जी, इस बात का जवाब तो आप बेहतर दे पाएंगे प्रमोद कृष्णम जी को। देखिए, प्रमोद कृष्णम जी संयमित भाषा का आज प्रयोग कर रहे हैं और बहुत सारे व्याकरण में से शुद्ध भाषा के प्रयोग के माध्यम से कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जो पाप किया है इन 20 वर्षों में उसे ढकने का प्रयास कर रहे हैं। मगर मौत का सौदागर से लेकर बुचर ऑफ गुजरात, जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नरेंद्र मोदी जी के लिए किया गया और जिस प्रकार का व्यवहार, नरेंद्र मोदी जी होनहार थे, नरेंद्र मोदी जी में क्षमता थी कि वो भविष्य के नेतृत्व को प्रदान कर सके, हिंदुस्तान को प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे। इस कारण जो रोकने की उनकी चेष्टा कांग्रेस की रही है, ये तो जग जाहिर है। क्या क्या नहीं किया गया। ये जो फाइनेंशियल बैकिंग तीस्ता सीतलवाड़ के एनजीओ का नाम भी है सबरंग ट्रस्ट, सबरंग ट्रस्ट को सबसे ज्यादा डोनेशन किसने दिया? उस समय के तत्कालीन सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है। जिस पूरे विषय में आज कोर्ट में केस चल रहा है, वो पैसा जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया प्लस जो पैसा तीस्ता सीतलवाड़ और उनके पति जावेद जी के एनजीओ ने कलेक्शन किया गुलबर्ग सोसाइटी से म्यूजियम खोलने के लिए, क्या यह हकीकत नहीं है? क्या एलिगेशंस है कि उस पैसे का शैंपेन खरीदा गया, उन पैसों से सैंडल्स खरीदे गए, उन पैसों से छुट्टी बनाई गई? ये सारा विषय सुप्रीम कोर्ट के सामने है, एफआईआर है इन विषयों पे। कांग्रेस ने क्या किया ये हर कोई जानता है। कांग्रेस ने फाइनेंशियल बैकिंग और इंस्टीट्यूशनल बैकिंग करके नरेंद्र मोदी जी को रोकने का प्रयास किया। मगर आज 20 वर्षों के बाद धैर्यवान नरेंद्र मोदी, जिनको सिस्टम पर अंततोगत्वा विश्वास थे, वो निकल कर आए। आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन कल दिया है, इसको पढ़ने की आवश्यकता है। ये कुछ भी बीजेपी नहीं कह रही है, ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है। इट अपीयर्स, और ये एफआईआर में भी, आज कपूर साहब बैठे हैं, एफआईआर की कॉपी उनके पास है, ये एफआईआर में भी कोटेड है जो सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है। मैं पढ़ देता हूं। It appears to us that a coalesced effort of the disgruntled officials of the state of Gujarat, along with some others, was to create a sensation by making revelations which were false to their own knowledge. ये आज एफआईआर में भी है। ये कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कुछ ऐसे अधिकारी और कुछ ऐसे लोग, जिसमें तीस्ता सीतलवाड़ इत्यादि शामिल है, इनको पता था कि झूठी बातें वो कह रहे हैं, मगर इन झूठी बातों का प्रयोग, झूठे दस्तावेजों का प्रयोग इन अधिकारियों ने और इन लोगों ने किया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनके खिलाफ भी कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए। 20 वर्षों तक नरेंद्र मोदी जी के ऊपर लांछन लगाया गया। धैर्यवान तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने पूरे इस प्रक्रिया को सहा और आज वो क्लीन चिट के साथ आए हैं। ठीक है संबित पात्रा जी, लेकिन इस बात को आप भी मान रहे हैं कि ये पॉलिटिकल सुनियोजित था, जानबूझकर, बिल्कुल जानबूझकर एक कोशिश की गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को खराब किया जाए। उदय जी, मैं आपके पास आऊंगी, एक छोटा सा रिएक्शन देना चाह रहे हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम जी संबित पात्रा जी को, फिर मैं आपसे समझूंगी तथ्यों को। प्रमोद कृष्णम, देखिए, डॉक्टर संबित पात्रा जी जो बात कह रहे हैं, हाँ, डॉक्टर संबित पात्रा जी के इस आरोप का मैं बिल्कुल खंडन करता हूँ, एकदम स्पष्ट रूप से इसको नकारता हूँ, क्योंकि वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई नरेंद्र मोदी जी को रोकने के लिए कांग्रेस ने ही षड्यंत्र रचा। अरे भाई, उस समय नरेंद्र मोदी जी को क्यों रोकना चाहती थी कांग्रेस? उस समय तो अडवाणी जी थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी राष्ट्रीय स्तर पर थे, सुषमा स्वराज जी थी, राजनाथ सिंह जी थे। तो अगर कांग्रेस रोकना चाहती तो अडवाणी जी को रोकने के लिए बात करती। कांग्रेस के सामने उस समय तो नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, नरेंद्र मोदी जी तो एक राज्य के मुख्यमंत्री थे। जहाँ तक सवाल है कि किसी भी राज्य में अगर दंगा होता है, किसी भी राज्य में अगर
अगर कोई घटना घटती है तो उसकी जिम्मेदारी नैतिक, संवैधानिक और राजनीतिक उस राज्य में जिसकी सरकार होती है उसका होता है। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है। समित पात्रा जी ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को रोकना चाहती थी कांग्रेस। अरे भी कांग्रेस को तब ये पता कहाँ था कि नरेंद्र मोदी जी एक दिन प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बनेंगे? ये तो 2013 में फैसला हुआ है। तो मैं समित पात्रा जी आपसे एक आग्रह करता हूं कि आप कांग्रेस पार्टी के ऊपर एलिगेशन लगाने का आपको पूरा अधिकार है, लेकिन थोड़ा सोच समझ करके लगाइएगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं तीस्ता सीटरवाल के लिए, तीस्ता सीटरवाल का अगर एनजीओ था और उसको कांग्रेस ने फंडिंग की, मुझे तो ऐसा किसी ने नहीं बताया। और अगर कांग्रेस ने फंडिंग की है तो इसका जवाब कांग्रेस पार्टी बिल्कुल अधिकृत रूप से देगी। लेकिन मुझे नहीं पता कि तीस्ता सीटरवाल के एनजीओ को कांग्रेस ने फंडिंग की और कांग्रेस ये कह रही थी तीस्ता सीटरवाल से कि तुम नरेंद्र मोदी जी का आप नाम आरोप लो। लगाएंगे तो संबित पात्रा जी पर, संबित पात्रा जी लगाएंगे आप पर। मेरे एक और मेहमान मेरे साथ जुड़ गए। मैं सर थोड़ा देरी से जुड़े हैं, पहले उनका एक पहला रिएक्शन ले लेती हूँ। प्रोफेसर जुनैद हारिस साहब, मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ हैं। जुनैद हारिस साहब, आप बताइए, जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया, जो क्लीन चिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी, और उसमें टिप्पणी भी की गई कि कुछ लोगों ने साजिशन, ये प्रोपेगेंडा चलाया, एक साजिश रची गई जिसका नतीजा था कि ये केस जो है इतना लंबा खिंचा। आपका रिएक्शन? मैं नहीं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीज़न ही कह सकते हैं इसको, डिसीज़न आने के बाद हमें इस मौजू पर कोई बात करने की ज़रूरत रह जाती है। जाहिर सी बात है कि वो सर्वश्रेष्ठ है, सबसे ऊंचा होने के नाते उस पर तो कोई बात नहीं की जा सकती है। अलबत्ता मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, मेरा जो सब्जेक्ट है इस्लामिक स्टडीज़, उससे फ़ायदा हासिल करते हुए, कि एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि इस मुल्क में जितने भी फसादात हुए, ये बहुत अफसोसनाक रहा कि 1947 के बाद जब हम देश को आगे बढ़ाने की बात कर रहे थे और एक साथ तमाम लोगों को साथ लेकर के चलने की बात हो रही थी और देश निर्माण के लिए जो हमारी कोशिशें होनी चाहिए थी, जाहिर सी बात है उसमें कुछ न कुछ ऐसी बात रही होगी जिसकी वजह से इतने सारे कम्युनल राइट्स हुए, चाहे वो 84 का हो, चाहे वो कश्मीर के पंडितों के हवाले से बातें हों, चाहे वो गुजरात का हो, और मुसलमानों के साथ तो बहरहाल बहुत ज़्यादा हुआ। मैं कहना क्या चाहता हूँ, इसमें ज़िम्मेदारी अगर किसी के सर जाती है तो सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमत वक्त को जाती है, जो भी उस वक्त का हाकिम है, जो भी गवर्नमेंट है उसके सर जाती है। आपको मैं एक चीज़ सिर्फ ये कह करके अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ कि हुसैन का कत्ल यजीद के ज़माने में हुआ। यजीद ने हुक्म भी नहीं दिया था कि कत्ल किया जाए, लेकिन उसके ज़माने में हुआ, जिम्मेदार यजीद माना जाता है। जिम्मेदारी तो तय इस कर हवाले सकते से हैं अगर प्रोफेसर देखा हारिस जाए साहब, तो कब लेकिन किसी किसकी को ये कह हुकूमत देना रही? कि आप ही ने साजिश रची है, आप ही किसी एक विशेष वर्ग को टारगेट करना चाहते हैं, सवाल इसको लेकर था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है। मुझे लगता है उदय जी इस बात को बेहतर समझा पाएंगे। उदय जी, आप पूरी चर्चा को सुन रहे हैं कि किसने क्या कहा था, किसने क्या नहीं कहा था, उस वक्त में क्या हुआ था, आप बेहतर समझा सकते हैं कि कैसे ये पूरी साजिश रची गई, कैसे पूरी कॉन्स्पिरेंसी हुई है। देखिए ऐसा है, देखिए ऐसा है, पहली बात तो ये कहना कि तीसरा सेटलवाड़ दूसरे एनजीओस थे, उनको कांग्रेस का सपोर्ट नहीं था, ये सरासर गलत और झूठ है। क्योंकि तीसरा सेटलवाड़ यूपीए गवर्नमेंट की एक अहम कमेटी थी जिसका नाम मुझे याद नहीं है, उसकी मेंबर थी, सरकार की कमेटी की मेंबर थी वो, आप समझे? तो ये सरासर गलत है। दूसरा, मैं पूछना चाहूंगा कि क्या जिन लोगों ने 59 हिंदुओं को मार डाला जला के, क्या उनको बचाने का प्रयास नहीं हुआ था? 2006 के अंदर लालू प्रसाद यादव जो यूपीए सरकार के मेंबर थे, रेलवे मिनिस्टर थे, उन्होंने एक बैनर्जी कमेटी बनाई थी, उस टाइम के सेफ्टी कमिश्नर थे रेलवे के बैनर्जी। उनको यह कहा गया था कि आप इन्वेस्टिगेट करिए, ये मर्डर नहीं है, ये तो शायद एक एक्सीडेंट हो सकता है। मतलब जो खूनी थे, जिनके वजह से ये पूरा कांड हुआ, इतना एक बड़ा एक ब्लडी एक एपिसोड हुआ पूरे गुजरात के अंदर, जो आज तक लोग भूल नहीं पाते। उसका जो मेन ट्रिगर था, जो गोधरा के जो एक्यूज थे, बाद में जो कन्विक्ट हुए, जिन्होंने 59 हिंदुओं को जला दिया, उनको बचाने का प्रयास हुआ था, आप समझे? और दूसरा,
उस टाइम का आप स्टेटमेंट टटोले। इससे कई नेता हैं, शायद प्रमुख कांग्रेस के नेता ना हो, जिन्होंने कहा है कि अरे एक कांग्रेस के नेता ने तो स्पष्ट कहा था कि बीजेपी, नरेंद्र मोदी, आरएसएस ने ही 59 हिंदुओं को जला दिया, ये पूरा कांड खड़ा करने के लिए और इलेक्शन जीतने के लिए। तो ये तो बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी। अभी इसका इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ है, इसमें कई लोग आगे जाके इन्वॉल्व हो सकते हैं। जी निर्णय, चूंकि आप भी देखिए बड़ी ही नजदीक से गुजरात को देखते हैं, गुजरात की सियासत को भी समझते हैं, उन दंगों को भी आपने बखूबी देखा है, समझा है कि वहां पर क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। जैसा कि आप अभी उदय जी कह रहे हैं कि एक ट्रिगर पॉइंट था 59 हिंदुओं की हत्या होना, एक ट्रिगर पॉइंट था जिसका रिएक्शन देखने को मिला, लेकिन इसे जायज बिल्कुल नहीं ठहराया जा रहा। इस पर कार्रवाई हुई, जिम्मेदारी उस वक्त सरकार की तय की गई, लेकिन इसे साजिश के तहत पेश कर देना, इसे आप किस तरीके से बताएंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, मैं सबसे पहले आप सुनिए, जो आप सवाल पूछ गंभीर रहे हैं बात कह रहा हूं मैं। वो जो खूनी थे 59 हिंदुओं के, उनको बचाने का सदंतर प्रयास हुआ है 2002 से लेके 2010 तक, जब वो कन्विक्ट हुए हाईकोर्ट, गुजरात हाईकोर्ट के द्वारा। ठीक है, 8 साल तक वो बचाने का प्रयास हुआ है। उसके अंदर कांग्रेस की भूमिका बड़ी स्पष्ट है। ठीक है, इस पर जवाब लेंगे प्रमोद कांग्रेस के कृष्णन जी नेताओं से। की। बिल्कुल, उससे जवाब लेंगे। निर्णय, आप जरा बताइए। देखिए, मैं जो उदय भाई कह रहे हैं उसी के एक्सटेंशन में आपको थोड़ा सा और इसको एलॉबरेट करना चाहता हूँ। इससे ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगी स्थिति, क्योंकि मैं खुद विटनेस रहा हूँ उन सारी घटनाओं का भी। 2006 में आप देखिए किस तरह से चीज़ों को स्टेज किया गया। 2006 में जब यूसी बनर्जी कमीशन फॉर्म हुआ था, एक तरफ यूसी बनर्जी कमीशन अपनी जांच शुरू कर रहा था और उसी वक्त गांधीनगर स्टेशन पे खड़ी हुई एक ट्रेन शांति एक्सप्रेस के एक कोच में आग लगती है और बाकायदा हूबहू उसी प्रकार के सर्कमस्टांसेस क्रिएट किए जाते हैं, उस प्रकार के सर्कमस्टांसेस सामने आते हैं जिन सर्कमस्टांसेस में ये बाद में रिपोर्ट में प्रूव किया गया कि गोधरा के S6 कोच में आग लगी थी। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि उन दिनों में जो सरकार थी यूपीए की, उसके एक मंत्री एक कमीशन को अपॉइंट करते हैं और वो कमीशन पहले दिन से, जब हम देख रहे हैं, जब वो जांच के लिए आए, जब वो स्पॉट मॉनिटरिंग के लिए वहाँ पे आए, तब भी हम देख रहे थे, जब वो कमीशन वहाँ पे आता है और उसके साथ कुछ घटनाएं ऐसी घटती हैं गुजरात के दूसरे भाग में जिसको आपस में कोलैबोरेट किया जाता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यूसी बनर्जी कमीशन ने जो रिपोर्ट अपनी पेश की थी, उसमें बाकायदा शांति एक्सप्रेस के उस डिब्बे के जलने की घटना को के साथ उस चीज़ को कंपेयर किया गया था। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से चीज़ों को मैनेज किया जा रहा था और यही जो सारे तथ्य हैं इस एफआईआर का आधार बने हैं। आप देखिए, जो ये एफआईआर है इसमें बाकायदा सुप्रीम कोर्ट का जो ये जजमेंट आया है, इसको इसी कॉन्टेक्स्ट में रीड किया गया है। इस एफआईआर में बाकायदा ये मेंशन किया गया है कि उन दिनों में, पिछले 16 सालों में या पिछले 20 सालों का ये जो पीरियड है, इसमें लगातार कोर्ट्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई, कमीशंस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई, कई फर्जी डॉक्यूमेंट्स रखे गए। मैं इनफैक्ट ये देख रहा था, इसमें एफआईआर में मेंशन किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने इनफैक्ट अपने ऑब्जर्वेशन में भी इस बात को कहा है कि जाकिया जाफरी की पिटीशन का आधार क्या बना। वो एफिडेविट्स जो आरबी श्री कुमार नानावटी कमीशन के सामने प्रेजेंट करते हैं, नानावटी कमीशन के सामने आरबी श्री कुमार ने जो जो डिपोजिशंस किए उसको आधार बना करके जाकिया जाफरी की पिटीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई थी। तो आप अंदाजा लगाइए कि कैसे चीजों को मनूवर किया जा रहा था। बिल्कुल, कैसे इस पूरी घटना को एक के बाद एक अलग अलग नया रंग देने की कोशिश की जा रही थी। मैं संबित पात्रा के पास जाऊं, लेकिन उससे पहले आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, चूंकि उदय जी ने भी आपसे सवाल पूछा, निर्णय भी तब की घटनाओं को बता रहे हैं कि किस तरीके से एक कॉन्स्पिरेंसी हुई और कैसे ये दंगे भड़के, इसके पीछे की वजह भी क्या थी ये भी स्पष्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। उदय जी कह रहे हैं कि उन लोगों को बचाने की कोशिश की गई जिन्होंने 59 लोगों को मारा था। देखिए प्राची जी, अभी पालघर में 2 साधुओं की पीट के हत्या हुई थी पिछले दिनों में। तो भारतीय जनता पार्टी और तमाम लोग ये कहते थे कि वहाँ का जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, वो उसके लिए जिम्मेदार हैं। तो पालघर के 2 साधुओं की जब हत्या हुई तो उसकी जिम्मेदारी वहाँ की सरकार पे डाली जाती है, और 59 संतों की जब गोधरा में जलाकर के हत्या हुई तो उसकी जिम्मेदारी कौन सी सरकार की मानी जाएगी, ये बड़ा सवाल है। दूसरी बात यह है कि मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं बल्कि जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ।
किसी भी इस तरह की बीभत्स घटनाओं को, मुझे नहीं लगता कि इस देश में ऐसा कोई पॉलिटिशियन होगा या ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी होगी जो प्रोत्साहन देती हो। कोई भी राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है वो अपने राज्य में दंगा कराने की अनुमति देगा या अपने राज्य में इस तरह की बीभत्स घटनाओं को प्रोत्साहित करेगा, उसको सपोर्ट करेगा। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई पॉलिटिशियन है। हो सकता है विरोधी एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाएं, लेकिन टेलीविजन पे बैठ करके अनर्गल बातें नहीं करना चाहिए, मर्यादित बात करनी चाहिए। तीसरा पॉइंट ये है कि ये कहा गया कि साहब कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जो गोधरा कांड के आरोपी थे उनको बचाने की कोशिश की गई। तो भाई सरकार तो 15 साल से वहाँ आपकी है, समित पात्रा जी बताएं या आदरणीय उदय जी बताएं, तो क्या इस पे जांच क्यों नहीं बैठाई आपने? कांग्रेस के किन नेताओं ने गोधरा कांड कराया, जरा यही बता दीजिएगा। कांग्रेस के किस नेता ने उनको बचाने की कोशिश की, उनके खिलाफ मुकदमा आज तक आपने दर्ज क्यों नहीं किया? जो खूनी थे मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया? टेलीविजन पे बैठ के और आरोप प्रत्यारोप लगाना और दूसरे ने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर इस तरह की अमर्यादित और इस तरह की बेबुनियाद बातें करने से कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन कोर्ट की टिप्पणी में बहुत सारी चीजें साफ हो रही हैं। संबित पात्रा जी, सरकार आपकी थी, आप सरकार जांच क्यों नहीं कराई आपने? कांग्रेस के संबित पात्रा जी जांच क्यों नहीं कराई? जांच करा के उनको जेल के प्रमोद कृष्णन जी अब जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए सर। Who is responsible for this? प्रमोद कृष्णन जी सुन लीजिए, ये शांति से सुन ले, जरा शांति से सुन ले। जांच हुआ है तभी तो ये भट्ट साहब जो कांग्रेस से चुनाव लड़े थे वो आज जेल के पीछे हैं। अब जब संजीव भट्ट को जेल भेजा गया तो कांग्रेस वाले धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि क्यों भेज दिया, अभी बोल रहे जांच क्यों नहीं किया। जांच हुई है तभी तो तीस्ता सिकलवाड़ आज पुलिस स्टेशन में है और एक केस भी चल रहा है कांग्रेस के टिकट पे। जांच संजीव भट्ट की धर्मपत्नी ने, मैं तो हाँ, धर्मपत्नी ने इलेक्शन लड़ा है, कांग्रेस के हैं संजीव भट्ट, तो स्वाभाविक है वो आज जेल की सलाखों के पीछे है। जांच हुई है तभी हुआ है। देखिए मैं 2-3 बातें यहाँ क्लियर कर दूं, जो हम बोलते हैं तथ्यों के साथ बोलते हैं। सन 2010 से 2013 के बीच जो सबरंग ट्रस्ट है जावेद और तीस्ता सीतलवाड़ को, उसको HRD मिनिस्ट्री से, केंद्र से 1.5 करोड़ रुपए सैंक्शन किया गया था। 1.5 करोड़ रुपए बकाया, ये आप अभी जाके वेबसाइट में देख लीजिए। ये 1.5 करोड़ रुपए एजुकेशनल पर्पस से दिया गया था, जिसको तीस्ता सीतलवाड़ ने वहां पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ पैम्पलेट बना करके बांटे। ये मिसयूज ऑफ सेंट्रल फंड्स हैं। ऐसे करोड़ों रुपए सोनिया गांधी जी के कहने पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने तीस्ता सीतलवाड़ को दिया है, जिसको कि शैंपेन खरीदने में, छुट्टी मनाने में ये इस्तेमाल किया गया है। ये सारे दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं। एंटीसिपेटरी बेल इत्यादि इन लोगों ने अप्लाई किया था। और दूसरी बड़ी बात मैं कह रहा हूं, देखिए कांग्रेस क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है जनता जनार्दन सब जानती है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 20 साल पहले आया है। 8 साल पहले जनता जनार्दन ने मतलब पूरे हिंदुस्तान के जनता जनार्दन ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना दिया। और उससे पहले 2002 में ही गुजरात चुनाव में नरेंद्र मोदी जीते। जनता ने, गुजरात की जनता, हिंदुस्तान की जनता की अदालत में नरेंद्र मोदी उस समय से ही क्लीन चिट पाए हुए थे और कल हमारे अदालत की प्रक्रिया में उन्होंने क्लीन चिट पाया है। ये बहुत बड़ी बात है। ये ठीक है संबित पात्रा जी, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में क्लीन चिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई है। प्रमोद कृष्णन जी माफी के साथ मैं आपके पास नहीं आ पाऊंगी, मेरे पास वक्त खत्म हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।